नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। 25 मई 2024 को भारत की राजधानी दिल्ली में चुनाव है। लोकसभा के छठे चरण में यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जहां भारत के प्रधानमंत्री पूरे देश में घूम घूम कर अब की बार 400 पार का नारा लगा रहे थे, वहीं दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों में अगर भाजपा के सांसदों का खाका, उनके रिपोर्ट पर बात की जाए तो वह रिपोर्ट बहुत ही नकारात्मक है, निराशाजनक है। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं। 2014 और 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोदी लहर चल रही थी, तब पूरे दिल्ली के 7 लोकसभा सीट पर प्रचंड बहुमत से भाजपा के ही सांसदों की जीत हुई थी। लेकिन 2024 के लोकसभा इलेक्शन में खुद भाजपा के 6 सिटिंग सांसद यानी वर्तमान सांसदों का टिकट काट दिया गया और सिर्फ एक सांसद को लगातार तीसरी बार टिकट दिया गया है। 2019 में जो 7 सांसद दिल्ली के लोकसभा चुनाव में जीते थे, वे थे चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन, जो पेशे से मेडिकल डॉक्टर हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली यानी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जो जहां से मनोज तिवारी ने जीत दर्ज की थी, वे फिर से चुनाव 2024 में भी लड़ रहे हैं। पूर्वी दिल्ली से क्रिकेटर गौतम गंभीर थे। उत्तर पश्चिम दिल्ली से पंजाब से आने वाले हंसराज हंस, जो जाहिर सी बात है पंजाबी संगीत की दुनिया के बहुत बड़े नाम है, वे बहुत सम्मान से पूरी दुनिया में अपनी गायकी के लिए जाने जाते हैं, माने जाते हैं। पश्चिम दिल्ली से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा थे और दक्षिण दिल्ली से रमेश बिधूड़ी थे। नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी थी। इन सभी सांसदों पर अगर एक एक लाइन में परिचय दिया जाए कि पिछले 2019 और 2024 के बीच में इन सांसदों की बड़ी उपलब्धि क्या थी, जिससे खुद भाजपा इग्नोर नहीं कर पाई, दरकिनार नहीं कर पाई। मीनाक्षी लेखी जी की उपलब्धि थी कि एक वीडियो आप मीडिया पे जाएंगे, ट्विटर पे जाएंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिख जाएगी कि एक पत्रकार, महिला पत्रकार मीनाक्षी लेखी से सवाल करना चाह रही हैं और मीनाक्षी लेखी मिल्खा सिंह की तरह भागती नजर आ रही हैं। पत्रकारों से खौफ का ऐसा मंजर आपने पहले नहीं देखा होगा। वैसे पत्रकारों से रूह तो मोदी जी की भी कांपती है। मोदी जी पिछले 10 साल में ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वैसे पूरे भारत में हर बात के लिए रिकॉर्ड बनाने वाले प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं और इसी रिकॉर्ड बनाने की फेहरिस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी रिकॉर्ड बना दिया कि वे भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 10 साल के अपने कार्यकाल में एक बार भी सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस या निजी रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का साहस नहीं जुटा पाए। दक्षिण दिल्ली से भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी जी की उपलब्धि को अगर देखें तो ये वही सांसद हैं जिन्होंने बसपा के सांसद कुंवर दानिश अली के खिलाफ बहुत ही बदतमीजी की भाषा में गाली गलौज किया था। कहा जाता है कि 5 साल में रमेश बिधूड़ी ने अगर कोई बात की तो यही गाली गलौज की बात की। हालांकि रमेश बिधूड़ी जिस पार्टी के सांसद हैं, वे अपनी पार्टी के हिसाब से, उसकी विरासत के हिसाब से तो अच्छा ही भाषण दे रहे थे। यानी कि जिस प्रकार से कुंवर दानिश अली को मुसलमान होने के कारण उन्हें गाली दे रहे थे, मुसलमान होने के कारण उनसे आतंकवादी बोल रहे थे, कुंवर दानिश अली को भरी संसद में धमका रहे थे, यह तो भाजपा की
परिपाटी ही लगती है जिसका अनुसरण खुद प्रधानमंत्री मोदी घूम घूम कर पूरे देश में अपने प्रचार अभियान के दौरान भी कर रहे हैं। अगर पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा की उपलब्धि देखें तो ये वही सांसद हैं जिनके ऊपर मीडिया ने यह आरोप लगाया था, उनसे सवाल पूछे थे कि आखिर वे जो नारा उनकी सभा में, उनकी रैली में जो लगी थी कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये देश के गद्दार कौन है जिसे आज भी भारत के गृह मंत्री, सबसे स्ट्रॉन्ग गृह मंत्री के रूप में पेश किए जाने वाले अमित शाह भी गिरफ्तार करने में नाकाम रहे हैं। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा उस इंटरव्यू में यह नहीं जवाब दे पाए, बल्कि उन्होंने तो इस सवाल को ही सिरे से खारिज कर दिया। अगर उस इंटरव्यू की बात करें और जिस रैली में ये नारे लगे थे, जिसमें खुद भाजपा के दो महत्वपूर्ण सांसद संलिप्त थे, उसमें अनुराग ठाकुर का भी नाम आता है। बहरहाल अगले हंसराज हंस की बात करें तो 2019 में हंसराज हंस जी भाजपा का सांसद पद जीते और उन्होंने अपने 5 साल के सांसद के करियर में सिर्फ एक ही बयान दिया। महत्वपूर्ण बयान जो उनकी नज़र में था वो यह कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी विश्वविद्यालय कर देना चाहिए था। हंसराज हंस जी संसद में उसके बाद शायद किसी डिबेट में भाग लेते नजर आए। बहरहाल हंसराज हंस की उपलब्धि यह तो मानी ही जा सकती है, पूरा देश हंसराज हंस का इस बात के लिए ऋणी तो हो ही सकता है कि भाजपा के सांसद होने के बावजूद हंसराज हंस के हिस्से में कम से कम मुस्लिम विरोधी बयान तो नहीं जाता है। इस बात के लिए हंसराज हंस की तारीफ करनी ही चाहिए, क्योंकि जिस पार्टी से वे सांसद से उसके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खुले रूप से मुसलमानों के खिलाफ रैलियों में जहर उगल रहे हैं, जिसकी बार बार शिकायत भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष किया जा रहा है, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कान में तेल डालकर सो रहे हैं। अगर पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर की बात की जाए तो गौतम गंभीर के हिस्से में एक तो योगदान आता ही है कि गौतम गंभीर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लोकसभा क्षेत्र में 1 रुपए में कुछ लोगों को लगातार खाना खिलाने के लिए उनकी प्रशंसा हुई थी। हालांकि अगर ईमानदारी से मूल्यांकन किया जाए तो हमारे बहुत सारे मित्रों का कहना था कि गौतम गंभीर अपने लोकसभा क्षेत्र में जो कोरोना वायरस के समय में, कोरोना लॉकडाउन के समय में जो संकट में लोग थे, उसके लिए गौतम गंभीर ने बेहतर प्रयास, बाकी भाजपा सांसदों के मुकाबले बेहतर प्रयास किए। हालांकि कोरोना लॉकडाउन में अगर लोगों को रोक कर रखने में, दिल्ली में बना कर रखने में केजरीवाल की भूमिका की तहकीकात की जाए तो केजरीवाल की जो तैयारी थी उसके सामने भाजपा की तैयारी जीरो नज़र आती है। उत्तर पूर्वी दिल्ली मनोज तिवारी जी की सांसदीय क्षेत्र यानी लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो ये वही लोकसभा क्षेत्र है जहां पर फरवरी 2020 में दंगे हुए थे। मनोज तिवारी आज तक उन दंगा पीड़ितों के लिए उन्होंने क्या किया, आज तक उन इलाकों में सौहार्द स्थापित करने के लिए क्या किया, जबकि भारत ही नहीं दुनिया के सर्वशक्तिमान देश के सर्वशक्तिमान व्यक्ति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे। उस वक्त दिल्ली के कोने में जहां ट्रंप का दौरा चल रहा था, वहीं इसी इलाके में यानी उत्तर पूर्वी दिल्ली के कुछ इलाके में दंगे हो रहे थे। आप सोच नहीं सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुशल प्रशासक के रूप में अपने समर्थकों द्वारा प्रचारित प्रसारित किए जाते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जिनके बारे में यह फैलाया जाता है कि उनके रहते कोई भी लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित समस्या नहीं हो सकती है, उनके रहते हुए डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के दरमियान दिल्ली का दंगा हो रहा था और भाजपा की सरकार और भाजपा के सांसद
की उपस्थिति नदारद थी, बल्कि उस दंगे को कुचलने में जो प्रशासनिक कार्रवाई की गई उस पर बहुत सारे रिपोर्ट्स मीडिया ने छापे और उन मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये बातें कही गई कि पुलिसिया कार्रवाई भेदभावपूर्ण है, यानी उसमें निष्पक्ष रूप से जांच नहीं की जा रही है और अधिकतर मुसलमानों को जेल में बंद किया जा रहा है। बहुत सारे उस दौर के मुकदमे चल रहे हैं। चांदनी चौक के सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन की बात की जाए तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो खुद पेशे से डॉक्टर हैं, ये इनकी उपलब्धि की अगर बात की जाए तो ये ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने पढ़ाई तो विज्ञान की है, लेकिन कोरोना लॉकडाउन में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पतंजलि के साथ कोरोनिल दवा के प्रमोशन में पाए जा रहे थे। ये वही रामदेव के वही दवा के प्रमोशन में संलिप्त थे हाल ही में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को कड़ी फटकार लगाई और रामदेव को न केवल सुप्रीम कोर्ट में भरी हुई अदालत में बुरी तरीके से डांटा, बल्कि पूरे देश के सामने माफ़ी मांगने पर मजबूर किया। उसी रामदेव बाबा ने जब अखबारों में अपनी गलती को छिपाने के लिए और सुप्रीम कोर्ट की बातों को रखने के लिए छोटे से जगह में विज्ञापन छपवाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस छोटे विज्ञापन पर भी संज्ञान लिया और रामदेव बाबा को, पतंजलि को इस बात पर मजबूर किया कि माफ़ीनामा का जो अखबारी कॉलम है वह बड़ा होना चाहिए, ताकि पूरे देश के लोग रामदेव बाबा के बारे में यह जान सकें, देख सकें कि रामदेव बाबा जो कोरोना वायरस के समय में चंद रुपयों के लाभ के लिए जो बहुत सारे मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, इसे भारत की न्यायपालिका कहीं से भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने देखा कि भाजपा के जो 7 सांसद जो प्रचंड बहुमत से 2019 में जीते थे, उसमें से 6 के खिलाफ तो खुद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने कार्रवाई किया है और उन 6 का टिकट काट कर नए नए लोगों को टिकट दिया है। मनोज तिवारी को क्यों रिपीट किया गया, ये बात केवल 2 ही लोगों को पता है, या तो खुद भाजपा के नेतृत्व को या खुद मनोज तिवारी को। हालांकि बहुत सारे मीडिया चैनलों ने मनोज तिवारी का इंटरव्यू किया है। उस साक्षात्कार के दौरान उनसे पूछा जा रहा है कि आपने पिछले 10 साल के कार्यकाल में ऐसा क्या किया जिसके कारण आपको जनता तीसरी बार सांसद चुने। दिलचस्प बात है कि मनोज तिवारी एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव पूरे देश में जहां महत्वपूर्ण है, वहीं दिल्ली के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर है। भारत की राजधानी है दिल्ली। पूरे भारत की नज़र दिल्ली के इन 7 लोकसभा सीटों पर भी है, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलायंस में चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर जो उम्मीदवार उतारे हैं, ये सारे वैसे उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो एक समय में नाराज थे और मानते थे कि कभी इनके बीच में आपसी गठबंधन नहीं हो सकता है, वे लोग शामिल हैं। सबसे दिलचस्प बात है कि जो 7 लोकसभा के जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं, काफ़ी तीखा हमला भाजपा सांसदों के खिलाफ कर रहे हैं और भाजपा सांसद में से कोई भी एक ऐसा सांसद नहीं है जो इन विरोधियों के एक भी सवाल का जवाब दे पाए। बहरहाल अगर भाजपा की बात करें तो खुद भाजपा के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के एक सवाल का जवाब किसी भी देश के किसी भी कोने की रैली में नहीं दे पा रहे हैं। इंडिया अलायंस के प्रमुख नेता राहुल गांधी ने तो खुलकर यह चुनौती दे डाला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां चाहें वहां 1-to-1 डिबेट में विमर्श में आ जाएं और उनसे सीधे सीधे सवाल जवाब कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं हो रही है कि राहुल गांधी के इस बयान का वे
तल्ख लहजे में भी, मजाकिया लहजे में भी अपनी रैली में जिक्र कर दें। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने आज ही हरियाणा में रैली करते हुए, महेंद्रगढ़ में शायद रैली करते हुए तीखा हमला बोला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि भारत के प्रधानमंत्री यह इंटरव्यू देते हैं कि वह आम चूस कर खाते हैं कि काट कर खाते हैं, और जो भी इंटरव्यू देते हैं वह भारत की जनता के लिए कोई सरोकार नहीं रखता है, निरर्थक है, बकवास है। ऐसे में दिल्ली का लोकसभा चुनाव दिलचस्प हो गया है। जितने भी उम्मीदवार इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन के हैं, उसमें से कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो पहले भी जीत चुके हैं, जैसे महाबल मिश्र जो इंडिया अलायंस के कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं, वे पहले भी सांसद रह चुके हैं। जैसे कि चांदनी चौक के उम्मीदवार जेपी अग्रवाल कई बार सांसद वे उसी लोकसभा सीट से रह चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली यानी उत्तरी पूर्वी दिल्ली, जहां से मनोज तिवारी लड़ रहे हैं, वहां से इंडिया अलायंस के वही उम्मीदवार हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के डॉक्टर कन्हैया कुमार, जिनके सामने मनोज तिवारी एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कन्हैया कुमार के कंधे पर रख के पूरे भारत के विश्वविद्यालय पर भाजपा ने हमला किया था। भाजपा यह भूल गई थी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तो क्या, कोई भी एक विश्वविद्यालय पर हमला करना भारत की अकादमिक पहचान पर, अकादमिक अस्मिता पर हमला करना है। डॉक्टर कन्हैया कुमार बखूबी यूनिवर्सिटी की तरफ से युवा नेता के हवाले से अपनी ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। मनोज तिवारी का गला सूख रहा है। एक भी ऐसा बयान अभी तक मनोज तिवारी नहीं दे पाए हैं जिसके कारण वह जनता को भरोसा दे सकें कि तीसरी बार जनता उन्हें क्यों सांसद चुने। जहां तक नई दिल्ली लोकसभा की बात करें, जहां से पहले मीनाक्षी लेखी थी, नई दिल्ली लोकसभा की प्रत्याशी हैं सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घूम घूम कर पूरे देश में सभी विपक्षी दलों पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे थे, लेकिन बांसुरी स्वराज को भाजपा से टिकट मिलता है तो उन्हें परिवारवाद नहीं दिखता है। ऐसे तमाम प्रकार के सवाल हैं, चुनौतियां हैं, जिससे जहां एक तरफ भाजपा गठबंधन भाग रही है, वहीं इंडिया गठबंधन भाजपा गठबंधन का पीछा कर रही है। 25 मई 2024 यानी कि परसों पूरी दिल्ली की जनता इन 7 सांसदों का भविष्य तय करेगी, वोट देंगी। जनता क्या निर्णय लेगी इसका पता तो 4 जून को चलेगा, लेकिन इतना तो ज़रूर दिख रहा है कि सोशल मीडिया, जिसके बारे में कहा जाता था कि अभी तक वहाँ भाजपा की पकड़ थी, सोशल मीडिया पर भाजपा बुरी तरीके से, भाजपा गठबंधन की बुरी तरीके से हार हो चुकी है। यह सोशल मीडिया की हार वोटों में बदलेगी या नहीं? अगर वोटों में बदलती है तो न केवल भाजपा गठबंधन 400 सीटों से बहुत दूर रहेगा, बल्कि संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ न ले पाएं। बल्कि यह भी है कि दिल्ली की जनता का फिर से एक बार इम्तहान है कि जिस दिल्ली को बनाने में, संवारने में कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधनों ने एक ज़माने में ईमानदारी से ऐसे बहुत सारे प्रश्न उठाए, बहुत सारे मुद्दों को आगे बढ़ाया, जिससे दिल्ली की जनता का विकास हो और भारत की जनता दिल्ली से सीख ले। ऐसे में पिछले 10 साल से जिस प्रकार से भाजपा के सांसद अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने में विफल हुए हैं, यह सीधा सीधा दिखलाता है कि दिल्ली अगर फिर से ऐसा ही जनादेश देगी तो भारत की जनता, वो दिन दूर नहीं है जब दिल्ली के जनादेश को बहुत गंभीरता से नहीं ले पाएगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम फिर आपसे मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।